जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम वैसे बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी डिफेंस डील के बारे में जिसने आज शाम से पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। और इस समय अगर ये सच हो गई तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ा इतिहास बनने वाली है। आप सबको तो पता ही है कि भारत ने हाल ही में 114 राफेल फाइटर्स की खरीद को मंजूरी दी है, लेकिन फ्रांस की एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार भारत 114 नहीं बल्कि कुल 145 राफेल फाइटर जेट की खरीदने की तैयारी में है। और इस बात की पुष्टि फ्रांस की एक बड़ी पत्रिका की तरफ से करी गई है। सवाल ये उठता है, क्या ये सच है? क्या ये डील फाइनलाइज हो गई है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या भारतीय नौसेना के टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए अब एक सीरियस थ्रेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम जितना हो सकेगा, जितनी रिपोर्ट अभी तक आई है उसके अनुरूप ही बात करेंगे। अजम्पशंस काफी कम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। देखिए, फ्रांस की एक प्रतिष्ठित पत्रिका या न्यूज चैनल आप कह लें या अखबार कह लें, जिसका नाम ला ट्रिब्यून डिमांचे है, उन्होंने आज एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल F4 स्टैंडर्ड की जो डील है इसको तो फाइनलाइज करने का अनुरोध किया ही किया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए अब अतिरिक्त 31 की संख्या में जो राफेल मरीन वेरिएंट है इनकी मांग भी करी है। और यदि आप इनको ऐड करें तो टोटल संख्या पहुंच जाती है 145 फाइटर जेट्स की। जी हाँ, यानी ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने टोटल 145 एयरक्राफ्ट को खरीदने की इच्छा व्यक्त करी है। और इस समय जब से ये खबर ला ट्रिब्यून की तरफ से जारी करी गई है, इसने न सिर्फ भारत के डिफेंस गलियारे में बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये विमान किसके लिए हैं और हम इनको क्यों ले रहे हैं। देखिए, 114 राफेल फाइटर के बारे में तो आप सब भली भांति जानते हैं कि इनका सीधा संबंध भारतीय वायुसेना से है। ये भारतीय वायुसेना की बॉर्डर सुरक्षा, चीन पाकिस्तान पर नजर, एयर स्ट्राइक, एयर डिफेंस और एक डोमिनेंस क्रिएट करने में मदद करेंगे। वहीं अगर हम 31 अतिरिक्त मरीन वेरिएंट की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के लिए जरूरी है। आपने सुना होगा कई बार ये डिस्कशन होता है या डिबेट आप इनको कह लें कि 26 राफेल फाइटर्स से क्या होगा। हमारे पास भविष्य में 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले हैं। टेडबीएफ की एग्जैक्ट टाइमलाइन का भरोसा नहीं है, तो ऐसे में क्या भारतीय नौसेना कैपेबिलिटी के अभाव में रह जाएगी? और आप सबने कई बार, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये बात आपने कई सीनियर जो अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, उनके मुंह से यह सुना होगा कि भारतीय नौसेना MiG-29 के सर्विसबिलिटी इश्यूज से काफी परेशान है। उनका अवेलेबिलिटी रेट काफी कम है और ऐसे में भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी कम हो रही है। तो हो सकता है इसी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो अतिरिक्त 31 राफेल M है इनकी बात फ्रांस से की जा रही हो, जिनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान, समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर में ताकत को बढ़ाना और दुश्मन की नौसेना पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना की तरफ से किया जाएगा। देखिए, ये पहली बार कोई डील नहीं हो रही है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि इससे पहले भी भारत फ्रांस से राफेल खरीद चुका है। 2016 में हमने 36 राफेल F3R स्टैंडर्ड की डील को फाइनलाइज किया था, जो कि मुख्यतः भारतीय वायुसेना के लिए थी और ये इंडिया स्पेसिफिक इनहैंसमेंट से इक्विप थी। यानी इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस हैं वो किए गए थे और उस समय इस डील को एक गेम चेंजर माना गया था। इनफैक्ट जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस दौरान तत्कालीन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यहां तक कह दिया था कि अगर हमारे पास राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट होते तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के जो नतीजे आए हैं वो और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। और यहीं से आप इनकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी डील फाइनलाइज होती है गत वर्ष यानी 2025 में, जब हम 26 की संख्या में जो राफेल M वेरिएंट है, जो कि बेसिकली F4 स्टैंडर्ड ही है, इनको भारतीय नौसेना के लिए खरीदते हैं। यानी कुल मिलाकर भारत ने ऑलरेडी 62 राफेल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ऑलरेडी फ्रांस को दिए थे। अब 62 में से 36 तो ऑपरेशनल है, लेकिन जो 26 हैं वो आने वाले हैं। और इन सभी को बनाती है फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन, जो कि दुनिया की टॉप एयरस्पेस कंपनियों में से एक मानी जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये डील फाइनलाइज हो गई है और फ्रांस की ये अखबार की खबर कितनी सच है। और निसंदेह इस समय हर कोई यही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये डील फाइनलाइज हो गई है। तो इसका एक शब्द में जवाब है नहीं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार अभी इसको शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत में किसी भी डील को क्लियर करवाने के लिए बहुत सारे चरण होते हैं जिनको पार करना होता है। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की हरी झंडी के बाद इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमने फाइनलाइज कर लिया है।
हमने पहला चरण पार कर लिया है। अब कीमत पर बातचीत होगी, जिसको आप कॉस्ट नेगोशिएशन कहते हैं। यहाँ पर फ्रांस अपनी कोटेशन रखेगा, फिर हम उसको अपने अनुरूप निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल पर बात होगी, या आप इसको कह लें कि भारत कितना इंडिजनाइजेशन लेवल चाहता है, इसको लेकर हम फ्रांस को इंसिस्ट करेंगे और फ्रांस फिर अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद लोकल प्रोडक्शन पर बात होगी और उसके बाद जाकर के जो फाइनल साइन है ये किया जाएगा। आमतौर पर देखा जाए तो भारत में ये जो प्रक्रिया होती है ये कभी कभी कई महीनों, इनफैक्ट सालों तक चल जाती है। तो देखते हैं कि इसमें हरी झंडी पूरी तरीके से कब मिलती है। अब ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट में इसको काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है और फ्रांस के लिए एक बड़ी जीत बताई जा रही है। फ्रांस का अखबार ये कहता है कि अगर ये डील होती है तो फ्रांस को अरबों डॉलर का बेनिफिट मिलेगा। डसॉल्ट एविएशन की फैक्ट्री सालों तक चलती रहेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी, न सिर्फ फ्रांस में बल्कि भारत में भी नौकरियों का विस्तार होगा। भारत में भी हजारों जॉब है जो इसके वजह से मिलेंगी और दोनों देशों की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये मजबूत होगी, ये उस अखबार का दावा है। यानी फ्रांस इस डील को लेकर अपने एंड से बहुत ज्यादा एक्टिव है और उतना ही ज्यादा भारत भी एक्टिव दिखा है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, आमतौर पर आप लोग अच्छे से समझते हैं, शायद अब आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताने की जरूरत नहीं कि इससे बेनिफिट क्या होंगे। पहला तो एयर पावर में जबरदस्त बढ़त देखने को मिलेगी। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 हो, एमका मार्क 1 हो, ये 2035 के पहले हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और चाइना और पाकिस्तान पर ये जो डील है ये दबाव बना सकती है। और भारतीय नौसेना के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो किस प्रकार से डेस्परेटली नए फाइटर जेट्स को चाहते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में हमें काफी मदद मिलेगी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मदद मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये टेडबीएफ प्रोग्राम पर असर डालेगी? यहाँ पर मैं राफेल मरीन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या इसका प्रभाव टेडबीएफ प्रोग्राम पर पड़ेगा, वो प्रोग्राम कमजोर होगा? अगर हम भारतीय नौसेना के एम को देखें, एम्बिशन को देखें, प्लान को देखें, तो एक शब्द में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत ही होने वाली है ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर। आप सिर्फ इन 57 फाइटर जेट से डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर सकते, आपको बड़ी संख्या में आने वाले भविष्य में एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय नौसेना 3 एयरक्राफ्ट की जो पॉलिसी है, एयरक्राफ्ट कैरियर की पॉलिसी है, उसको लेकर चल रही है और प्रत्येक एयरक्राफ्ट में तकरीबन 20 से 25 फाइटर एयरक्राफ्ट तो होते ही होते हैं। इसके अलावा शोर बेस फैसिलिटी में भी हमें चाहिए होंगे अलग अलग रोल्स के लिए। तो जाहिर सी बात है कि राफेल एक कह सकते हैं आंतरिक समाधान के तौर पर तो अच्छा है, लेकिन ये कहना कि इससे टेडबीएफ प्रोग्राम खतरे में आ जाएगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। खैर, अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट ये डर जता चुके हैं कि भारत का जैसा इतिहास रहा है कि अगर एक बार फाइटर जेट आते हैं तो फिर उनके कई मल्टीपल फॉलो ऑन ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा, तो हम सबको बता दें कि आगे फिलहाल तो सरकार कीमत पर बातचीत करेगी, फ्रांस ऑफर देगा, संसद में चर्चा होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 के अंत तक या 28 तक इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू हो सकती है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप इस 31 राफेल की डील को कंक्लूड मत करिएगा इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2025 में डील फाइनलाइज कर रखी है और उसी में ऐड ऑन होगा। तो चरणबद्ध तरीके से जो डील है ये फाइनलाइज होना शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।